लेक्चर पर नॉर्मलता से संबंधित बात हो रही थी, तो उस पर एक सवाल का जिक्र करने जा रहे हैं। जैसे 250 मिलीलीटर N/25 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यकता होगी। कितने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सूत्र है H2C2O4 × 2H2O की आवश्यकता होगी। की आवश्यकता 250 मिलीलीटर N/25 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यकता होगी, यानी हाउ मच ऑक्जेलिक अम्ल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml N/25 ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। तो उसके लिए देखना पड़ेगा नॉर्मलता। तो नॉर्मलता दी है 1/25। N/25 का मतलब नॉर्मलता है 1/25, और विलयन का जो आयतन है वो है 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर। और ऑक्जेलिक अम्ल का भार निकालना है, यानी स्मॉल w क्वेश्चन मार्क। अब हम नॉर्मलता के फार्मूले का यूज करेंगे। तो नॉर्मलता का फार्मूला हमने आपको बताया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इनटू वॉल्यूम आपका लीटर। तो वॉल्यूम तो हमने लीटर में कर लिया, 250 को 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 0.25 लीटर। अब W निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो W बराबर M × E और इंटू वॉल्यूम, वो भी लीटर में। N आपका है 1/25। अब E चाहिए, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो हमको ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार चाहिए। तो हमने बताया था कि जो अम्ल का तुल्यांकी भार होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, वो होता अणु भार और अपान अम्ल की क्षारकता। ये अम्ल के तुल्यांकी भार का फार्मूला हमने बताया था कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता। तो अणु भार जब निकालते हैं तो यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हो गया। कार्बन का परमाणु भार 12 को 2 से मल्टीप्लाई किए हो गया 24। और ऑक्सीजन का 16 को 4 से गुणा किए, और प्लस H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे H2O को आप देखें, H2O तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता 16, ये हो गया 18। अब 18 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो वो हो जाएगा 36 अपान ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता होती है 2। क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल जो लिखा गया है H2C2O4 × 2H2O, इसको ऐसे लिखते हैं बांड में COOH का होल ट्वाइस। ये देखिए H2C2 और O हो गया 4 × 2H2O। तो यहाँ पर अम्ल की क्षारकता के बारे में हमने बताया था। अम्ल के एक अणु में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो वो विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ये 1 और 1 कितनी है? 2। ये दोनों हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, तो क्षारकता इसकी हो गई 2। तो ऊपर जब हम ऐड करते हैं तो ये आपका 26 हो गया, और 16 को 4 से 64 और प्लस 36 अपान 2। 6 4 10 10 6 16, 2 1 3 3 6 9 9 3 12 और 2 से डिवाइड किए तो आ गया 63। तो यहाँ पर लिख देंगे 63, और वॉल्यूम लीटर में वो है 0.25। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये 63 है भाई, ये आपका 1/25 है, और ये 63 है, और 0.25 में हो जाएगा 25, 100 चला जाएगा नीचे। यहाँ से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, 0.63 ग्राम। यानी अगर आपको ऑक्जेलिक अम्ल का Ny25 सांद्रता का विलयन बनाना है, और वो भी 250 मिलीलीटर जल में घोलने के लिए, तो हमको 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मलता का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मलिटी, नॉर्मलता का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलता का निरूपण। तो जैसे मोलरता का निरूपण बताया गया था, उसी तरीके से नॉर्मलता का भी निरूपण। जैसे मोलर विलयन बनाया गया था, वैसे नॉर्मल विलयन, मोलरता के लिए मोलर विलयन और नॉर्मलता के लिए नॉर्मल विलयन, नॉर्मल विलयन, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो नॉर्मल विलयन का मतलब होता है जिस विलयन की नॉर्मलता 1 होती है, वो कहलाता नॉर्मल विलयन। जिस विलयन की नॉर्मलता 1 होती है उसको कहते हैं नॉर्मल विलयन। और इसी प्रकार मोलर विलयन में 1m था। अब वहाँ पर सेमी मोलर बताया गया था, यहाँ सेमी नॉर्मल विलयन बताया जाएगा। तो सेमी नॉर्मल विलयन का मतलब कि जिस विलयन की नॉर्मलता हाफ हो, 1/2 हो। सेमी का अर्थ हमने बताया था, SEMI, सेमी मतलब हाफ होता है। तो जिस विलयन की नॉर्मलता 1/2 हाफ हो, उसको कहते हैं सेमी नॉर्मल विलयन। और जैसे वहाँ डेसी मोलर बताया गया था, वहाँ डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल विलयन का मतलब n/10। डेसी के बाद सेंटी नॉर्मल विलयन n/100, और मिली नॉर्मल विलयन n/1000, मिली नॉर्मल विलयन n/1000। तो ये तो है नॉर्मलता का निरूपण। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग नॉर्मलिटी। हाँ, बात करते हैं नॉर्मलता को प्रभावित करने वाले कारक।
नॉर्मलता को प्रभावित करने वाले कारक। नॉर्मलता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है टेम्परेचर, ताप। जैसे मोलरता के बारे में बताया गया था, मोलरता को प्रभावित करने वाला कारक टेम्परेचर, वैसे नॉर्मलता को भी प्रभावित करने वाला कारक टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ताप का संबंध है वॉल्यूम से, और नॉर्मलता के फार्मूले में वॉल्यूम आता है। नॉर्मलता का फार्मूला हमने बताया W/E × V। तो ताप, जैसे आप ताप को चेंज करते हो वैसे ही नॉर्मलता चेंज होती है। क्यों? अगर आप ताप को बढ़ाते हो तो आयतन क्या होता, बढ़ता। जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो पानी ऊपर आने लगता है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। तो आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मलता जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नॉर्मलता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी, आयतन घटेगा तो नॉर्मलता बढ़ेगी, और ये डिपेंड करता है ताप। ताप बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी। यानी अगर आप ताप में वृद्धि करते हो, ताप में वृद्धि करते हो, ताप में वृद्धि, तो वॉल्यूम, आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी। और आयतन में जब वृद्धि होगी तो नॉर्मलता में कमी आएगी। नॉर्मलता में कमी। तो ये तो नॉर्मलता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है ताप। इसी तरीके से मोलरता भी था। अब दूसरा तनुता, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन नॉर्मलता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है तनुता। तनुता और सांद्रता दोनों अपोजिट शब्द हैं। अब बता देते इसके बारे में। एक सांद्र विलयन कहा जाता है इंग्लिश में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक डाइल्यूट विलयन हिंदी में तन विलयन। दोनों को साधारण भाषा में सांद्र विलयन को कहते हैं गाढ़ा विलयन, और तन विलयन को हम कहते हैं हल्का। तो तन विलयन हल्का, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। सांद्र विलयन गाढ़ा, उसमें पानी की मात्रा कम होगी। अब तनुता की बात करते हैं कि अगर किसी विलयन को हम तनु कर दें, यानी उसमें क्या मिला दें, पानी, तो क्या नॉर्मलता चेंज होगी? तो नॉर्मलता चेंज इसलिए होगी क्योंकि नॉर्मलता डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। नॉर्मलता का ये फार्मूला है, ये नॉर्मलता का फार्मूला है। आपने तनुता बढ़ाई, यानी पानी मिला दिया किसी विलयन में। जब पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलता घटेगी। अब इसी को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। जैसे हमने बताया था, ये जो भार बटे तुल्यांकी भार है, इसको कहते हैं विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, GEQ V चाहिए देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, भार बटे तुल्यांकी भार, और ये नॉर्मलता है। और इसी को अगर आप मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखते हो, जैसे मिलीग्राम इक्विवेलेंट समझ, या शॉर्ट में MEQV, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, तो जो आयतन है वो मिलीलीटर में हो जाएगा। ग्राम तुल्यांक आयतन लीटर में,
मिलीग्राम तुल्यांक, आयतन मिलीलीटर में। तो क्या होता है, जब आप तनुता बढ़ाते हो यानी पानी मिलाते हो तो वॉल्यूम बढ़ता है तो नॉर्मलता घटती है, लेकिन मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता। मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए देखिए हमने लिखा तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर तनुता बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर मतलब पानी मिला दिया गया, आयतन बढ़ेगा, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि। और जब आयतन में वृद्धि होगी तो नॉर्मलता में कमी होगी, क्योंकि नॉर्मलता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। आयतन में वृद्धि और नॉर्मलता में कमी। लेकिन मिलीग्राम तुल्यांक अपरिवर्तित रहते हैं। ग्राम तुल्यांक या मिलीग्राम तुल्यांक अपरिवर्तित रहते हैं। मिलीग्राम तुल्यांक अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं, यानी ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन नॉर्मेलिटी, बट नो चेंज इन मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी मिलीग्राम तुल्यांक अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको अब आप देख भी सकते हैं, जैसे मिलीग्राम तुल्यांक बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू वी, मिलीग्राम तुल्यांक हो जाएगा n इंटू वी, और v किसमें, मिली लीटर में। अब इसमें हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी बिलियन की नॉर्मलता, मान लीजिए पहले 10 थी, किसी बिलियन की नॉर्मलता पहले 10 थी और उसका आयतन 4 मिलीलीटर था। किसी बिलियन की नॉर्मलता 10 थी और उसका आयतन 4 मिलीलीटर था। अब हमने क्या किया, तनुता बढ़ा दी, 4 मिलीलीटर था, इसमें 4 मिलीलीटर और पानी मिला दिया, तो अब वॉल्यूम हो जाएगा 8 मिलीलीटर। कितना, 8 मिलीलीटर। समझिए, पहले एक बिलियन जिसकी नॉर्मलता थी 10 और आयतन था कितना मिलीलीटर, 4, तो मिलीग्राम तुल्यांक हो गए थे 10 चौक 40। अब हमने क्या काम किया, हमने कहा लाओ वॉल्यूम हम डबल कर दें, वॉल्यूम डबल, 4 के स्थान पर कर दे 8, तो 4 के स्थान पर 8 करने का मतलब हमने 4 मिलीलीटर और उस बिलियन में पानी मिला दिया, तो वॉल्यूम हो गया 8। जब वॉल्यूम आपने दुगना कर दिया, यानी वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया, तो नॉर्मलता में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपने वॉल्यूम बढ़ाया था, तो वॉल्यूम कितना टाइम्स बढ़ाया था, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स जो है इसमें कमी आ जाएगी, तो ये जो है घट के हो जाएगा 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स उतने मिलेंगे 40। अब यहां से फार्मूला बन जाएगा, कैसे, पहले बिलियन की नॉर्मलता 10 थी, वो नॉर्मलता n1, बिलियन का आयतन 4 था तो v1, बाद में नॉर्मलता हो गई 5, मान लीजिए नॉर्मलता n2, और आयतन जल मिलाने के बाद v2। तो ये आपका देखिए क्या मिला, इक्वल n1 v1 की वैल्यू भी 40 मिल रही है और n2 v2 की वैल्यू भी कितनी मिल रही, 40। तो ये एक इक्वेशन निकल गया, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। ये आप तनुता समीकरण इसको भी कह सकते हैं, डाइल्यूशन इक्वेशन। और इसी इक्वेशन का यूज तब भी होता है जब दो सॉल्यूशन एक दूसरे से पूरी तरह अभिक्रिया करते हैं, यानी व्हेन 2 सॉल्यूशंस आर रिएक्ट कंप्लीटली विथ ईच अदर, देन
दिस इक्वेशन इज आल्सो यूज्ड, तो उसके लिए हम लिख देते हैं इक्वेशन का तब भी प्रयोग होता है जब 2 बिलियन एक दूसरे से पूर्णतः यानी पूरी तरह अभिक्रिया करते हैं। पूर्णतः अभिक्रिया करते तो इक्विवेलेंस पॉइंट तंत्र अंत बिंदु या चलिए अंत बिंदु यानी जहां पर अभिक्रिया का अंत होता है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट या एट एंड पॉइंट, N1V1 इक्वल टू N2V2। इसका मतलब दो सॉल्यूशन हैं। ये जो आंकड़ा N1V1 है ये पहले सॉल्यूशन के लिए और ये N2V2 आंकड़ा जो है दूसरे सॉल्यूशन के लिए, यानी पहले बिलियन की नॉर्मलता N1 और पहले बिलियन का आयतन V1 और दूसरे बिलियन की नॉर्मलता N2 और दूसरे बिलियन का आयतन V2। तो ये इक्वेशन हम प्रयोग कर सकते हैं जब 2 बिलियन एक दूसरे से पूर्णतः अभिक्रिया करते हैं। तो अंत बिंदु पर दोनों के मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। हाँ, एक हमने प्रश्न लिखा है, जैसे प्रश्न 60 मिलीलीटर 5N HNO3 में कितना जल मिलाया जाए कि बिलियन नॉर्मल हो जाए। इसका मतलब हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 60 मिलीलीटर 5N HNO3 solution so that solution becomes normal। यानी एक आपके पास बिलियन है नाइट्रिक अम्ल का, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का, जिसकी नॉर्मलता है 5 और उसका वॉल्यूम है 60। अब उसमें हम कितना पानी मिला दें कि इसी नाइट्रिक अम्ल के बिलियन की नॉर्मलता 1 हो जाए। नॉर्मल बिलियन का मतलब जिस बिलियन की नॉर्मलता होती है 1। अब आप समझिए इसको कि नॉर्मलता कितनी है? HNO3 बिलियन है, नाइट्रिक अम्ल का बिलियन है और इसकी नॉर्मलता है 5 और वॉल्यूम दिया है 60 मिलीलीटर और इसमें हमको मिलाना है पानी। पानी कितना मिलाएं कि बिलियन नॉर्मल हो जाए? नॉर्मल का मतलब जिस बिलियन की नॉर्मलता 1 होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल बिलियन। कितना पानी मिलाएं? तो कुछ मान लें, सपोज माना x मिलीलीटर जल मिलाया जाए, x मिलीलीटर जल मिलाया जाए, x मिलीलीटर जल मिलाया जाए। सपोज x मिलीलीटर वाटर शुड बी एडेड। अब जल मिलाने का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? बिलियन की तनुता बढ़ा रहे हैं, बिलियन को हल्का कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको तनुता समीकरण N1V1 इक्वल टू N2V2। N1V1 ये जल मिलाने से पहले, जल मिलाने से पहले और ये जल मिलाने के बाद जल मिलाने के बाद। तो जल मिलाने के पहले नॉर्मलता है 5 और आयतन है 60 और जल मिलाने के बाद नॉर्मलता हो गई 1 और जल मिलाने के बाद आयतन 60 मिलीलीटर था और उसमें कितना
जल मिलाया गया x मिलीलीटर, तो आयतन हो गया 60 प्लस x। यहाँ से ये 60 पंचे हो गया 300 बराबर 60 प्लस x। x इक्वल टू यो पक्षांतर कर दिए, हो गया 240, यानी 240 मिलीलीटर जल मिलाया जाए। कितना मिलीलीटर जल मिलाया जाए? 240 मिलीलीटर जल मिलाया जाए, तब विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी 1। अब शेष चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में और नॉर्मलता में संबंध की बात हम करेंगे।